तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को कितने टाइप के एडवांस देने का प्रोविज़न होता है हमारे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब एडवांस हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि मोबिलाइजेशन एडवांस, सिक्योर एडवांस, मटेरियल एडवांस, एडॉक पेमेंट्स। तो इनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली इसमें ये भी समझना होगा कि अगर कोई भी एडवांस अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, किस एडवांस के हमारे कहाँ कहाँ पर प्रोज या फिर कॉन्स हैं। यानी कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को, बिल्डिंग इंजीनियर को या कोई भी एक एग्रीमेंट बाइंड हो रहा है क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो एडवांसेस को लेकर आपको क्या क्या केसेस देखने को मिलेंगे जहां पर दोनों ही पार्टी को सावधान रहने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बिल्डिंग इंजीनियर के लिए, क्यूएस इंजीनियर के लिए, क्योंकि इसी से ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पुट अप होंगे जो ज़्यादातर के केस में इंटरव्यू में इंजीनियर से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो अभी इन्होंने कुछ वर्कशॉप स्टार्ट की हैं कोर इंजीनियरिंग में, यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो इसी के ब्याह पर हमारी कुछ वर्कशॉप होने वाली हैं, यानी कि अनअकैडमी जो कि ऑर्गेनाइज करा रहा है। पहली वर्कशॉप हमारी 25 जून को सुबह 11 बजे होने वाली है, जिसमें मास्टरिंग बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि आपको ट्रेंड करेंगे अर्नब सेन। ये एक ब्रिज इंजीनियर हैं जो कि मॉट मैकडोनाल्ड में वर्किंग है। ये एक्स-एल-एन-टी एंड ए-कॉम में भी काम किया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग इनरोल कर सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद में जो अगली वर्कशॉप है वो हमारी 26 जून यानी कि नेक्स्ट डे है, जिसको अटेंड कराएंगे अपूर्व मित्तल जी। इनको मोर देन 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये एम-टेक एंड बी-टेक फ्रॉम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हैं। आईएस कोड्स जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, तो आईएस कोड्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे उसको पढ़ना है, जो कि एक प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो इन वर्कशॉप्स का अगर आपको बेनिफिट लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अनअकैडमी के ऐप पे आप इसको इनरोल करिए और इन वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एडवांसेस के बारे में, और इसके लिए हर एक बिल्डिंग इंजीनियर और क्यूएस इंजीनियर को इसका प्रोसीजर पता होना ज़रूरी है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किस केस में एलिजिबल हो जाता है कि वो एडवांस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में ले सकता है। यानी कि कोई भी एक काम था, कोई भी वर्क ऑर्डर था या कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हुआ, तो किस केस में हम उसको एडवांस दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना एक प्रोसीजर समझना होगा कि अगर कोई भी काम अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होता है तो उसकी हमारी एक टेंडरिंग का प्रोसीजर होता है। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर ने उस प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट किया होगा एज ए बिडर, तो उनको जमा करनी पड़ती है ईएमडी। ईएमडी एक बेसिकली छोटा सा टोकन सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि 1 से 2% के आसपास होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, जितने का भी वो काम है या एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं इसको 100 करोड़ मान ले रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब ईएमडी जमा होने के बाद में क्या होता है कि सारे बिडर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और काम किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होगा। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को वो काम अवार्ड होगा तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उसको विद इन दी 15 दिन के अंदर या जो भी एक मोबिलाइजेशन का पीरियड है, तो उसमें उसको पीबीजी सबमिट करनी है। पीबीजी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। बेसिकली एक टाइप से अंडरटेकिंग होती है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो काम दिया जा रहा है
तो वो उसको क्वालिटी वाइज विद इन दी टाइम, यानी कि जो भी उसका कंप्लीशन पीरियड है, तो वो उसमें उसको पूरा करेगा। और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ही सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से ली जाती है, जो कि आपकी होती है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की 5%। अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 5 करोड़ की पीवीजी कॉन्ट्रैक्टर को जमा करनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर विद इन दी टाइम फ्रेम ये पीवीजी जमा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी जो ईएमडी का पैसा जो उसने जमा किया था टेंडरिंग के टाइम पे, तो इसको लोग फोरफिट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सबसे पहला एडवांस किसी भी प्रोजेक्ट में दिया जाता है वो होता है हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस, ठीक है। लेकिन ये जो पहला एडवांस है कब दिया जाएगा, जब वो पीवीजी जमा कर देगा। अगर पीवीजी जमा नहीं हुई है तो कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल ही नहीं है किसी भी टाइप के एडवांस के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि पीवीजी जमा होने के बाद में एडवांस वो अवेल कर सकता है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इंटरव्यू में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब मोबिलाइजेशन एडवांस क्यों दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को? देखिए, हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की एक अपनी कैपिटल होती है, एक पैसा होता है, कैपेक्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया जाए तो उसके ऊपर जो एक लोड है पैसे का, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी एडवांस अगर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है तो वो रिकवर तो होना ही होना है। वो कहाँ से रिकवर होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा तो उसके आरए बिल से रिकवर होगा। अब मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाता है जैसे कि आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज लेनी है, साइट का इस्टेब्लिशमेंट करना है, ऑफिस बनाना है, तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट आपको करने पड़ते हैं। अब मोबिलाइजेशन एडवांस दिया कितना जाता है? ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10%, और ये आपका 2 इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है, ठीक है। 5% एक, यानी कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब किसके अगेंस्ट में दे सकते हैं? अब कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस देना है, अब क्लाइंट जो पैसा दे रहा है या गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो ऐसे में उसको सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी के लिए आप लोग ले सकते हो, जो सबसे सॉलिड चीज़ होती है वो होती है आपकी इररिवोकेबल बैंक गारंटीज। इररिवोकेबल बट याद रखना कि अगर एक बार इररिवोकेबल बैंक गारंटी अगर किसी भी बैंक से इशू हो गई तो उसको फिर जल्दी से कैंसिल नहीं कराया जा सकता है। बीजी मिल जाती है, बीजी के बाद में सीजी यानी कि कॉर्पोरेट गारंटीज भी होती हैं। इसके बाद में कुछ अंडरटेकिंग्स भी होती हैं जिसको हम लोग इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे 5-10 करोड़ के लिए नहीं होती हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए दी जा सकती हैं। तो इसको हम लोग आई बॉन्ड प्लस अनडेटेड चेक ऑफ, ये सारी चीज़ों की वैल्यू कितनी रहेगी? सारी चीज़ों की रहेगी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एडवांस गिवन, ठीक है। दूसरा केस हो जाता है कि किन्हीं केसेस में मोबिलाइजेशन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट बियर होता है और किन्हीं के ऊपर नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो सबसे पहला एडवांस है आपका मोबिलाइजेशन एडवांस है, और इसके क्या क्या केसेस थे वो मैंने आपको बताए। इसकी रिकवरी कैसे होगी मोबिलाइजेशन एडवांस की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एडवांस की, जो कि हमारा होता है सिक्योर एडवांस। तो कभी कभी किसी भी बिलिंग इंजीनियर से या क्यूएस इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि सिक्योर एडवांस क्या होता है, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पे किया जाता है। तो इसके लिए आपको सीधा सा सिंपल सा जवाब देना होता है कि जो हमारी एससीसी होती है, यानी कि स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हमारा इस क्लॉज का प्रोविज़न होता है। अगर ये क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो आप सिक्योर एडवांस नॉन पेरिसेबल मटेरियल पर दे सकते हो। नॉन पेरिसेबल मटेरियल क्या होते हैं कि जो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। ख़राब होने का मतलब हो गया जैसे कि रेनफोर्समेंट स्टील है, आपकी टाइल है, स्टोन है, डोर है, वुडन फ्रेम्स हो गए, विनियर है, लैमिनेट है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये सारी जो कैटेगरी होगी वो नॉन पेरिसेबल मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी चीज़, जब ये क्लॉज आपकी लिखी होगी तो उसमें एक प्रॉपर लिस्ट दी गई होगी कॉन्ट्रैक्टर को किन किन मटेरियल्स पे सिक्योर एडवांस पे किया जाएगा, बशर्ते उसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी। वो कंडीशन क्या रहती हैं कि सबसे पहली कंडीशन आ जाती है कि वो मटेरियल आपका जो BOQ है, यानी कि आपके जो BOQ होंगे तो उसमें आपके आइटम के नंबर्स होंगे।
तो बिलिंग इंजीनियर को एडवांस प्रोसेस करते टाइम ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि जिस मटेरियल के अगेंस्ट में वो सिक्योर एडवांस पे कर रहा है तो वो किस आइटम के अगेंस्ट में वो कंज्यूम होने वाला है। जिससे कि क्या होता है, कभी कभी सिक्योर एडवांस के केस में कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस भी मिल जाता है और बाद में पता लगता है कि वो मटेरियल कंज्यूम ही नहीं होना है। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा एक 4 साइड अपना विजन देख के 2 महीने का 3 महीने का, कि सपोज रेनफोर्समेंट स्टील है तो रेनफोर्समेंट स्टील में सिक्योर एडवांस देने की क्लॉज तो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ज़्यादा रेनफोर्समेंट साइट पर डिलीवर कर लिया। अब ऐसे में पता लग रहा है वो बाद में कंज्यूम ही नहीं होना है और सिक्योर एडवांस के ब्याह पर उसने पैसा भी उठा लिया है। तो ऐसे में फिर जो क्लाइंट का जो बिलिंग इंजीनियर है तो उसको फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको आइटम नंबर से और उसका कंजम्पशन कैसे होना है तो उस चीज़ को डबल क्रॉस वेरीफाई करें। दूसरी चीज़ हो जाती है कि ये सिक्योर एडवांस किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया क्यों जाता है। उसके लिए दिया जाता है कि इसकी जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो कॉस्ट कैपिटल है, तो उसको आप बोल सकते हैं रिड्यूस करने के लिए, कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई सी भी टाइप का फाइनेंशियली लोड ना हो। क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारा क्या कहता है कि कोई भी अगर एक बिलिंग का साइकिल होता है तो एटलीस्ट वो 30 से 45 डेज का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट का, यानी कि कोई भी अगर काम करके वो बिल सर्टिफाई करा के फिर पेमेंट कराएगा। तो ऐसे में सबसे पहले मटेरियल आपका साइट पे डिलीवर होगा, देन वो आपका कंज्यूम होगा, कंज्यूम होने के बाद में बिल बनेगा, देन उसको पेमेंट होगी। तो यहाँ पर मटेरियल को बिल में कन्वर्ट होने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, यानी कि 30 दिन का काम हो गया प्लस 30 दिन, यानी कि 2 महीने का साइकिल है। तो ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प करनी है कॉन्ट्रैक्टर को तो ये सिक्योर एडवांस उसको पे किया जाता है। बशर्ते कंडीशन यही रहेगी कि जो भी मटेरियल साइट पर डिलीवर हो तो वो आपकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं या बीओक्यू में जो भी आइटम नॉमेनक्लेचर हैं तो उनके टेक्निकल पैरामीटर्स को वो पूरा करे, उनके मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट यानी कि MTC, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए। तो उसके बाद में ही उसके ऊपर सिक्योर एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होता है। अब इसके बाद में बात आ जाती है कि सिक्योर एडवांस कितना दिया जाता है और कितना परसेंटेज पेबल होता है। अब देखिए बहुत सारे केसेस में एक जनरल आइटम लेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रेनफोर्समेंट स्टील ही ले लेते हैं। सपोज कॉन्ट्रैक्टर का जो BOQ आइटम नंबर है और BOQ में जो कंप्लीट रेट है मैं मान लेता हूँ इसका 80 रुपये पर kg का रेट है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जब रेनफोर्समेंट स्टील प्रिक्योर करेगा तो उसकी जो इनवॉइस वैल्यू होगी, यानी कि प्रिक्योरमेंट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इनवॉइस वैल्यू, मैं मान लेता हूँ कॉन्ट्रैक्टर ने 20 लाख रुपए का ये रेनफोर्समेंट स्टील इसने प्रिक्योर किया है। तो इस प्रिक्योरमेंट की इनवॉइस वैल्यू का 75 to 90% तक सिक्योर एडवांस देने के प्रोविजन आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल जाएंगे। किसके? ये ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू के। फिर जो भी आपके अमाउंट निकल के आया, अगर मैं इसको उठा लेता हूँ 90% को, तो ये 18 लाख रुपए बन जाते हैं। दूसरा प्रोविजन होता है कि जो आपका BOQ का रेट है ये 80 रुपये, तो इसके ब्याह पर यानी कि जो BOQ का रेट है आपका, इसका एट द रेट ज़्यादातर के केस में 55% टू 60% ऑफ आइटम रेट का। तो जो भी क्वांटिटी आपकी डिलीवर होगी मल्टीप्लाई करोगे तो मान लेता हूँ यहाँ पर आ जाता है मेरा 16.5 लाख। तो इन दोनों में जो भी लेसर होगा तो वो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को एज ए सिक्योर एडवांस पे किया जाएगा। अब सिक्योर एडवांस जो हमने पे कर दिया है वो रिकवर कैसे होगा? इसकी रिकवरी होती है कंजम्पशन बेसिस पर। कंजम्पशन का मीन हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने सपोज मटेरियल जो भी है रेनफोर्समेंट स्टील साइट पर डिलीवर किया, सपोज 40 मीट्रिक टन के आसपास बनेगा ये, ठीक है। 40 मीट्रिक टन साइट पर डिलीवर हुआ, 40 के अगेंस्ट में उसने कंज्यूम कितना कर दिया साइट पर, मान लेता हूँ 25 मीट्रिक टन, जो उसने बिल में क्लेम कर लिया। तो 25 मीट्रिक टन पर ही प्रोराटा बेसिस पर इसके अमाउंट की जो भी पे किया गया होगा तो उसकी रिकवरी होगी किस पे? 25 मीट्रिक टन पे। बाकी का जो 15 मीट्रिक टन पड़ा हुआ है तो वो उसकी रिकवरी हमारे नेक्स्ट बिल में होगी, क्योंकि इसमें एक इसकी प्रॉपर शीट बनती है। तो जितने भी मटेरियल्स पे एडवांस दिए जाते हैं और ओवरऑल क्यूमुलेटिव बेसिस पर कितना कितना कंजम्पशन चल रहा है तो उसकी रिकवरी उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो बेसिकली इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं आपकी कि नॉन पेरिशेबल मटेरियल पे सिक्योर एडवांस दिया जाता है,
क्यों दिया जाता है? क्योंकि मटेरियल को बिल में कन्वर्ट होने में एक लंबा प्रोसीजर है और कॉन्ट्रैक्टर को फाइनेंशियली कैश फ्लो बनाने के लिए या फिर उसकी जो वर्किंग कैपिटल का जो कैपेक्स है उसको थोड़ा सा लोड को रिड्यूस करने के लिए कि तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए नॉन पेरिसेबल मटेरियल पे कौन से BOQ आइटम के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें आपके सिक्योर एडवांस के केस में काम करती हैं। अगर इन केस एक स्पेशल केस है, अगर किसी भी ग्लास यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट में ग्लास वगैरह लगते हैं, तो अगर इसके बिहाफ पर आप सिक्योर एडवांस पे कर रहे हैं तो इसका इंश्योरेंस भी कराना होता है और वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर को ही कराना होता है कि अगर इनकेस कोई भी प्रोविज़न हो जाती है, ग्लास वगैरह टूट जाते हैं, कोई सी भी टाइप की कोई भी केस हो जाता है तो वो पूरा इंश्योरेंस यानी कि इंडेमनीफाई रहेगा, जिससे कि क्लाइंट ने जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया है तो वो उसका सेफ रहे। तो ये बेसिकली सिक्योर एडवांस के प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स जो है उसके जो क्लॉजेज हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से लिंक करके PDF फाइल के थ्रू उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बिलिंग इंजीनियर से बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि एडहॉक वर्सेस एडवांस की पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए एक बहुत छोटी चीज़ है, हमेशा ध्यान रखना है कि एडहॉक जो भी पेमेंट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, एक तो ये प्रॉपर आपके जो रनिंग अकाउंट बिल की जो क्लॉज होगी उसमें प्रॉपर मेंशन होगा एडहॉक के बारे में। एडहॉक हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के वर्क डन के अगेंस्ट में, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम कर दिया है साइट पर उसके ब्याज पर एक लमसम पेमेंट कर दी जाती है। और एडवांस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर काम करना ही पड़े, लेकिन एडहॉक हमेशा तभी प्रोसेस होगा जब कॉन्ट्रैक्टर ने कोई भी बिल सबमिट किया हो, यानी कि वो एक जो कॉन्ट्रैक्टर ने सपोज एक मंथ है, ठीक है, उस मंथ में कॉन्ट्रैक्टर ने सपोज 1 करोड़ का काम किया है और 1 करोड़ का काम किया है तो वो मान लेता हूँ फर्स्ट RA बिल जमा कर रहा है। फर्स्ट RA बिल अगर उसने जमा किया है तो किसके बिहाफ पर वो 1 करोड़ रुपए उसको जो भी लमसम अमाउंट पे करनी होगी, तो ये आपका एडहॉक की कैटेगरी में जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका 1 करोड़ का वर्क डन है। लेकिन एडवांस के केस में कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो मटेरियल के अगेंस्ट दे सकते हैं, परफॉर्मेंस के अगेंस्ट दे सकते हैं, सिक्योर एडवांस दे सकते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस दे सकते हैं, लेकिन एडहॉक हमेशा वर्क डन के अगेंस्ट में ही एक लमसम अमाउंट पे होगी। अब एडहॉक की क्लॉज क्या होती है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर ने 1 महीने साइट पर काम किया और 1 करोड़ का बिल सबमिट किया। अब वो बिल किसी भी बिलिंग इंजीनियर के पास में है जो उसको पास करने वाला है, उसने एक मोटा मोटा असेसमेंट करी 1 दिन में या कह लीजिए, तो उसको लगा कि ये जो अमाउंट है हमारा 90 लाख जस्टिफाई है। अब ऐसे केस में जो भी RA बिल की क्लॉज में लिखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर का जो भी वर्क डन की वैल्यू है तो उसको असेसमेंट करने के बाद में 90 लाख बन रहा है, यानी कि बिल अभी चेक नहीं हुआ है, तो उसका 70% टू 75% पेमेंट, यानी कि 90 लाख की जो भी पेमेंट बनेगी, अगर मैं मान लेता हूँ 75% है, तो ऐसे में जो भी पेमेंट बनेगी तो वो उसको विदिन 7 डेज के अंदर क्रेडिट हो जानी चाहिए। बाकी मैं मान लेता हूँ जो बिल जस्टिफाई होगा, सर्टिफाई होगा, जो भी चेकिंग होगी वो हमारा प्रोसीजर है 15 दिन का, 1 महीने का। और ये जो 90 लाख हमने जस्टिफाई किए थे, ये मान लेता हूँ मेरा बिल बनता है 82.45 लाख। तो जो अमाउंट आपने यहाँ पर ये पे किया था ये डायरेक्ट इसमें से माइनस हो जाएगा, जो भी आपने एडवांस यहाँ पर पे किया हो, और बैलेंस का जो भी पेमेंट है वो बिल के सर्टिफिकेशन होने के बाद में उसको पे हो जाती है। एडहॉक हमेशा पे किया जाएगा वर्क डन के बिहाफ पर, जो आपका परसेंटेज या फिर क्लॉज उसमें लिखी होगी और कितने दिन में पे करना होगा। लेकिन एडवांस के लिए ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती है, वो मटेरियल के अगेंस्ट में किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में एडवांस दिया जा सकता है, ठीक है। तो एडहॉक की क्लॉज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में एक और एडवांस होता है कि जैसे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कभी कभी मोबिलाइजेशन एडवांस देने का प्रोविज़न नहीं होता है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमारा चलता है TNP, यानी कि टूल्स एंड प्लांट्स इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरी के एडवांस के लिए। इन जनरल केस में ये आपका 2 से 3% होता है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, या फिर मैक्सिमम केस में ये 5% तक जा सकता है। अब मोबिलाइजेशन एडवांस तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया नहीं, अब कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर मोबिलाइज भी होना है, बड़े बड़े बैचिंग प्लांट भी लगाने हैं, TM भी लेके आना है, इसके बाद में टावर क्रेन भी खरीदनी है, तो ऐसे में क्लाइंट को फिर हेल्प करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को।
तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी टूल्स एंड प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो इसका पूरा एक लिस्ट आती है, या फिर उसका शेड्यूल आपके टेंडर में ही लगा होगा, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर से मांगा जाएगा कि आपको कौन कौन से प्लांट्स या फिर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है जिनके लिए ये एडवांस आपको अवेल करना है। रिकवरी का प्रोसीजर यानी कि जो मोब एडवांस और टीएनपी एडवांस दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि इनकी रिकवरी आपकी प्रो रेटा बेसिस पर होती है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा प्रो रेटा बेसिस पर कैसे निकलेगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज मैं मान लेता हूँ 100 करोड़ के आसपास है और 3% मान लीजिए हमारा अप्रूव हो गया कि 3 करोड़ रुपए हम कॉन्ट्रैक्टर को एज ए टीएनपी एडवांस दे सकते हैं, तो उसका जो जस्टिफिकेशन है, बाइफरकेशन, एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। जो 3 करोड़ रुपए हम कहाँ कैसे कंज्यूम करेंगे। 3 करोड़ रुपए आपके कंज्यूम हो जाएंगे, जैसे कि मेरे 4 टावर हैं तो 4 हमें टावर क्रेन चाहिए होंगी, तो 50 लाख की एक टावर क्रेन है तो 4 से करूँगा तो 2 करोड़ रुपए ये हमारे सीधे हो गए। एक बैचिंग प्लांट लगाना है CP 30-40 तो उसकी कॉस्ट होगी हमारी 60 लाख रुपए, तो 0.6, तो ये हो गया 2.60 CR का कंजम्पशन। बाकी के 40 लाख रुपए के हमें और कुछ मटेरियल लेना है, तो कुछ इस तरीके से इनकी मोटी मोटी कंजम्पशन हमारी रहती है। अब इसकी रिकवरी का प्रोसीजर क्या होता है। रिकवरी होती है प्रो रेटा बेसिस पर, जिसमें हमें परसेंटेज को निकालना होता है कि कितने % से हमारी रिकवरी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये हमारा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का एक वैल्यू है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सपोज 100 करोड़। अब इसकी रिकवरी हमारी कब स्टार्ट होगी। मोबिलाइजेशन एडवांस के केस में जो जनरल केस में लिखा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाएगा RA1, RA2, RA3, तो जब इन सारे बिलों का जो क्यूमुलेटिव टोटल होगा यानी कि 1 + 2 + 3, जब ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कहीं इस पॉइंट पर 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, तो यहाँ से फिर हमें मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी या फिर टीएनपी एडवांस की रिकवरी, जो भी परसेंटेज आपका क्लॉज में मेंशन हो, तो यहाँ से इसकी रिकवरी स्टार्ट करनी है। अब ये वाला जो है ये हमारा 100 करोड़ है और हर एक क्लाइंट चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी काम पूरा होने से पहले ही वो यहाँ कहीं यानी कि 80% तक हमारा वर्क डन पहुँचे। मान लेता हूँ ये सारे हमारे RA14 पहुँच जाता है, RA बिल 15 हो जाता है, RA बिल 16 हो जाता है। तो अगर RA बिल 16 में ये 80 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर पहुँच रही है किसकी, वर्क डन की, तो यहीं तक ही जो भी एडवांस हमने पे किया है, चाहे वो TNP हो चाहे वो मोब एडवांस हो, वो हमारा इसी बीच ड्यूरेशन में पूरा रिकवर हो जाना चाहिए। अब आपको इसका प्रो रेटा बेसिस का परसेंटेज कैसे निकलेगा। इसका परसेंटेज ऐसे निकलेगा कि आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है 100 करोड़, 20% आपने यहाँ से छोड़ दिया, 20% यहाँ से छोड़ दिया, -20 -20, बीच में कितना बचा है 60। अब आपने जितना भी एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को पे किया हो, मान लेता हूँ अगर मोबिलाइजेशन में एडवांस मैंने 10 करोड़ पे किया है, तो 10 / 60 यानी कि जितना दिया है और कितने में रिकवर करना है, डिवाइड करोगे, जो भी परसेंटेज आएगा उससे अगर आप रिकवरी करोगे आपके बिलों में प्रो रेटा बेसिस पर इस परसेंटेज से, तो 80% की वैल्यू पहुँचते पहुँचते जितना भी एडवांस आपने पे किया होगा वो पूरा रिकवर हो जाएगा। उसी के केस में अगर मैं मान लेता हूँ TNP एडवांस के केस में 3 करोड़ रुपए दिए होते, तो अगर हमारी रिकवरी की भी जो क्लॉज है वो इस यहाँ पॉइंट से लेकर इसके बीच में है, तो 3 करोड़ / 60, तो जो भी परसेंटेज आपका निकल के आएगा तो इसी बीच में ओवरऑल प्रो रेटा बेसिस पर इसकी रिकवरी हो जाएगी। अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि इस वाले पॉइंट को यहाँ मैं कर देता हूँ 10 और 10 करोड़, 10 यानी कि 10% से स्टार्ट करना है और 80% तक पूरा रिकवर करना है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये 70। तो आपको क्या करना है, जो भी एडवांस दिया है डिवाइड बाई 70, ये परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसकी रिकवरी करोगे तो इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते पूरी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपके प्रो रेटा बेसिस पर। अब यहाँ पर बात आ जाती है थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स की, कि जैसे कि जो भी आप ये टूल्स एंड प्लान्स का जो एडवांस है आप कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हो, तो इन जनरल केस में मैंने देखा है और कॉन्ट्रैक्टर अच्छे तरीके से साइट पर परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब ये मशीनें वगैरह तो आपने खरीद ली, क्योंकि इनके कुछ बाईबैक के भी ऑप्शंस होते हैं जो कि साल्वेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में बहुत ही कम होते हैं।
तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प करने के लिए 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ टीएनपी में इन्वेस्ट कर दिए और कॉन्ट्रैक्टर फिर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ऐसे में क्या होता है कि एक अलग से एक लायबिलिटी खड़ी हो जाती है कि जो पैसा हमें कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करना था टीएनपी के बिहाफ पर, वो फिर हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म नहीं करेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो फिर उसको हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, फिर उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, फिर वो उसको कैसे ट्रीट करेगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी जो सिचुएशन है गड़बड़ा जाती है। तो टीएनपी एडवांस बहुत सोच समझ कर दिया जाना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप मोबिलाइजेशन एडवांस पे कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। फ़र्क ये रहता है कि मोबिलाइजेशन एडवांस में जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे होती हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट में जाती हैं। 10 करोड़ का एडवांस देना है तो 5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट हम एक देंगे और 5% या 5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट एक देंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, दूसरी इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्टर को तभी पे की जाएगी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रूफ वो दे देगा कि मोबिलाइजेशन में वो कितने की स्कैफोल्डिंग खरीद के लाया है, टावर क्रेन में कितना पैसा खर्च हुआ है, बैचिंग प्लांट में कितना लगाया है, कोई वे मशीन हो गई, जेसीबी हो गई, पोकलैन हो गई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैब, तो काफ़ी सारे खर्चों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रूफ देना पड़ेगा। तो जब इसका प्रूफ वो दे देगा प्रॉपर, जिसकी ऑडिट हो जाएगी या जो भी बिलिंग इंजीनियर उसको प्रॉपर चेक कर लेगा, फिर उसके बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होता है। तो ये बेसिकली है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन जितनी मैंने कोशिश करी समझाने की, तो आई होप जो भी एडवांस के जो प्रोसीजर्स थे आपको समझ में आए होंगे और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बताएं।